नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। लखनऊ में अपराधियों का बोलबाला है। आज फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठी लखनऊ। 1 घंटे के अंदर 2 इलाकों में फायरिंग से दहशत है। आशियाना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सर्वेश को गोली मारी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेट में गोली लगने से सर्वेश की हालत गंभीर बनी हुई है। सर्वेश को गोली मारने के बाद आरोपी शैलेंद्र ने खुद को भी गोली मारी है। घायल आरोपी शैलेंद्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं तालकटोरा थाना क्षेत्र के आईएमएस चौराहे पर फायरिंग हुई। तालकटोरा थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। जूस की दुकान में गन शॉट के निशान पाए गए हैं। राजधानी में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ 48 घंटे में आपको बता दें कि राजधानी के 4 थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। कल काकोरी में शराब व्यापारी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। उसके साथ लूटपाट की गई थी। उसके चंद मिनटों के बाद गुडवा थाना क्षेत्र में भी गोली चली। दोनों वारदातों के बाद भी सवाल ये कि लखनऊ पुलिस ने सबक क्यों नहीं लिया। आशियाना मामले में एडीसीपी ईस्ट कासिम अबीदी का क्या कुछ कहना है, देखिए। लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र आशियाना एलडीए कॉलोनी सेक्टर एच में सर्वेश कुमार जो वरिष्ठ सहायक पीडब्ल्यूडी के रूप में ये तैनात हैं, इनके साथ ये घटना हुई है। इनका ये कहना है कि ये सुबह अपनी दिनचर्या के अनुसार ये सुबह निकल रहे थे और जब ये बाइक अपनी निकाल रहे थे उसी समय शैलेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति आता है और इनके ऊपर पहले छीना झपटी होती है। पहले इनसे लड़ाई झगड़ा करता है पहले, और फिर गाली गलौज होती है और फिर जो है उसके ऊपर इनके ऊपर वो फायरिंग कर देता है। तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना मिलती है। तत्काल मौके पर पुलिस आती है और मजरूब को हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर ले जाती है। और उसके बाद अभी जो भी मौके पर साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो निकल करके आ जाएंगी। हमारी 5 टीमें लग गई हैं। जो शैलेंद्र सिंह है इनको भी जल्द से जल्द पुलिस जो है वो हिरासत में लेगी, इनसे पूछताछ करेगी कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ, कैसे हुआ। और अभी बताया जा रहा है कि जो मजरूब है वो स्टेबल है, स्थिर हालत में है और ट्रॉमा में इनका इलाज चल रहा है। क्या शैलेंद्र सिंह के पुराने कोई उनका विवाद चल रहा था? कुछ आई हो सामने जिस वजह से अभी इसी के ऊपर, इन पहलुओं के ऊपर छानबीन चल रही है कि किन कारणों से इनके ऊपर फायरिंग किया गया। अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। शैलेंद्र सिंह एक बार मिल जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ही कारण का असली पता चल पाएगा। तो जिस तरह से राजधानी में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज वन इंडिया भी कई सवाल आपके सामने रखता है और जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन से ये सवाल कि बदमाशों में आखिरकार लखनऊ पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या ऐसे लगेगा अपराध और अपराधियों पर लगाम। सवाल नंबर 3, क्या मीटिंग के खेल से क्राइम रुक जाएगा। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि अपराधियों पर लगाम कसने में लखनऊ पुलिस नाकाम क्यों है। जाहिर तौर पर लखनऊ पुलिस की बड़ी नाकामी। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, 48 घंटे के अंदर लखनऊ में 4 जगहों से फायरिंग की घटना सामने आती है। यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर कतई नहीं। क्या अपडेट? आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से अपराधी पुलिस के ऊपर सर के ऊपर तांडव कर रहा है, जिसका नतीजा है कि पिछले 40 घंटों गोलीबारी की घटना है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में काकोरी थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को गोली मारकर 70,000 रुपए की लूट की जाती है। गंभीर हालत में उसको ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया जाता है। उसके चंद मिनटों के बाद ही गुरंबा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एसपी अपने ही बेटे को गोली मारकर फरार हो जाता है। उसके 24 घंटे गुजरते ही है कि राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह फिर से एक बार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, जिसमें सबसे पहली जो गोली चलती है वो आशियाना थाना क्षेत्र में जो पीडब्ल्यूडी में वरिष्ठ सहायक के रूप में काम करते हैं सर्वेश, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। गंभीर हालत में उनको भी ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया जाता है। इन घटनाओं की पड़ताल में पुलिस लगी ही होती है कि चौथी घटना तालकटोरा थाना क्षेत्र के आईएमएस चौराहे से सामने आती है, जहां पर अपराधी कई राउंड फायरिंग करते हैं। गन शॉट के निशान वहां पर जो जूस की दुकान है वहां से बरामद होते हैं। उसके अलावा खाली खोखे भी वहां से बरामद होते हैं। ऐसे में लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से तमाम बड़े दावे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर करते हैं कि वो अपराधियों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं। अगर हम पिछले 1 सप्ताह की घटनाओं पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी सवालों के घेरे में आते हैं।
7 दिसंबर की घटना की अगर हम बात करें तो 7 दिसंबर को डीके ठाकुर के द्वारा तमाम दावे किए गए थे कि लखनऊ में तमाम प्रदर्शन होने हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था में एक सामाजिक कार्यकर्ता सेंध लगाकर दर्जनों लोगों के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के घर का घेराव करता है, उसके बाद ज्ञापन सौंपता है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर वहां पर भी सवाल खड़े होते हैं। उसके अलावा अगर हम और घटनाओं की बात करें तो 7 सितंबर को ही और घटनाएं लखनऊ में घटती हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? 7 सितंबर की घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो सीसा लॉन्च जो कि थाना ताल कटोरा क्षेत्र में है और चौकी से महज चंद मिनटों की दूरी पर वह बदमाशों के द्वारा कई राउंड की है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उसका अवैध रूप से पिलाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कहीं पर भी हुक्के बार का संचालन नहीं होगा। नीलेश देखिए, अभी आपने देखा था तबादला एक्सप्रेस चला था और को मिलाकर डीके ठाकुर ने भी हाल ही में मोर्चा संभाला है। दावे अपनी जगह है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ मीटिंग करने से, दावे करने से या तबादला एक्सप्रेस चलाने से क्या क्राइम रुक जाएगा? बहुत बड़े सवाल यहाँ पर लखनऊ पुलिस पर। शुक्रिया नीलेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा से अगली खबर है, जहां पर यूरिया खाद ने किसान की फसल को नष्ट कर दिया है। गेहूं की फसल में खाद डालने से फसल बर्बाद हो गई। 3 दिन पहले खेत में यूरिया खाद डाली गई, खाद डालते ही फसल नष्ट होने लगी। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। थाना पिठौरा क्षेत्र के गांव गजनपुरा का ये मामला है। है कि ये पंडित जी की दुकान से लेकर आए हैं पिड़ौरा से, बरपुरा से, और पूरा खेत ये नष्ट हो चुकी है फसल। जितनी भी है ये खाद से ही हुआ है। ये 3 बीघा। अच्छा, यूरिया उलाते ही इसका फसल का नष्ट हो गया बिल्कुल। हाँ, पूरा खरपतवार जो कुछ भी है कहने का मतलब गेहूं समेत हो गया काम। अच्छा, ये है कि ये पंडित जी की दुकान से लेकर, दरअसल यूरिया खाद इसलिए डाला जाता है ताकि जो क्वालिटी है वो फसल की बेहतर हो सके, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। आगरा से खबर ये है कि 3 दिन पहले अपने खेत में, जो कि उसमें गेहूं की फसल लगाई गई थी, उसमें यूरिया खाद डालते ही फसल नष्ट होने लगी। और ऐसे में अब ये किसान मांग कर रहा है कि मुआवजा मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर यह हैरान करने वाली खबर है आगरा से। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस तरह की मदद पहुंचाती है किसान को। नीरज परिहार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जाहिर तौर पर यह हैरान करने वाला मामला कहा जा सकता है, ये हुआ कैसे? जी मैम, ये पूरा मामला थाना पिड़ौरा क्षेत्र के गांव गंजनपुरा का है, जहां किसान राम कुमार अपने पास के ही बरपुरा गांव से यूरिया खरीद कर लाए थे और उन्होंने गेहूं की फसल में लगाई। मगर 3 दिन बाद जब उन्होंने देखा तो उनकी फसल धीरे धीरे पूरी नष्ट हो रही थी और यूरिया घटिया थी, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है पूरी तरह से। मगर ये जो किसान की 3 बीघा फसल है वो पूरी से नष्ट हो चुकी है और किसान ने पूरी तरह से उधार लेकर अपनी जो है फसल हुई थी और जो है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी बात कोई सुनने वाला कोई नहीं है। शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात सिद्धार्थनगर की करते हैं। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए मशहूर है। यहाँ के किसान काला नमक और धान 500 रुपए क्विंटल के रेट के साथ बेच रहे हैं। इस धान का नाम है काला नमक, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धान सिद्धार्थनगर के वजह गांव में गौतम बुद्ध के जमाने से पैदा होता आ रहा है। दावा है कि इसका जिक्र चीनी यात्री हुआन की यात्रा के वृतांत में भी मिलता है। इस धान से निकला हुआ चावल सुगंधित होता है, स्वाद उसका बेहतर होता है, सेहत से भी भरपूर होता है। इसके खुशबू अब जापान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान सहित बौद्ध धर्म के मानने वाले कई देशों तक पहुंच गई है। ये धान तराई बेल्ट सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर अलीतपुर गांव में पाया जाता है। काला नमक खुशबू में और देखने में सब कुछ में प्रसिद्ध है और ये बहुत ज़माने से हमारे यहाँ हो रहा है। गौतम बुद्ध की ये धरती है और अलीदापुर में सबसे अच्छा किस्म का चावल या धान काला नमक ही है और खुशबू और महंगा भी है, लेकिन
कुछ किसान इसके मार्केट ना होने से या कहीं बेचने के लिए कोई दुकानें ही नहीं है, इसलिए इसको धीरे धीरे काला नमक चावल से ही सिद्धार्थनगर की पहचान है। काला नमक चावल या धान से किसान की आमदनी निश्चित तौर पर दोगुनी नहीं तिगुनी हो सकती है, क्योंकि इसका महत्व, इसके में पौष्टिकता का गुण भरपूर है। इसको विदेश में भी लोग चावल को बहुत लाइक कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो चावल का निर्यात करती हैं वो आ रही हैं। किसानों का इसका सीधे फायदा मिल रहा है, वो अपने उत्पादन का सही दाम उनसे ले रहा है। काला नमक चावल करते हैं। इस समय काला नमक की फसल की पैदावार किस तरह हो रही है? इस समय जो दवा दारू समय से डाल लिया है तो यह समझ लीजिए उसका बहुत बेहतरीन पैदा हो जाएगा। पैदा बेहतरीन हो रहा है, बहुत बेहतरीन। आपका जो फसल है इसमें कहीं कहीं देखिए ये जैसे मान लीजिए ये सफ़ेद हो गया है, ये तना छेदक एक बीमारी है। ये सफ़ेद है, इसमें आपका कुछ पैदावार कुछ नहीं होगा, एकदम जीरो है। तो इस बीमारी को वैज्ञानिक विधि में या आपके द्वारा कौन सी बीमारी का नाम दिया जाता है? कौन सी बीमारी है ये? बीमारी है तना छेदक। इसको कीड़े लग गए हैं, नीचे जो गांठ जहाँ से बनती है वहाँ से काट देते हैं, ये सूख जाता है, पूरा पहिया हो जाता है। उन्नाव से खबर है जहां पर अवैध बालू खनन पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने सफेद बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। मुखबिर की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची थी। बंगारमऊ नगर के माणापुर रोड का ये मामला है जहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध बालू खनन पर प्रशासन ने सफेद बालू से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। उस ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल यहां पर सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए पुलिस की टीम तक, प्रशासन की टीम तक, और उसके बाद बंगारमऊ नगर के माणापुर रोड पर पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम पहुंची और ये बड़ी कार्रवाई अवैध बालू खनन पर की गई है। गाड़ी पर बालू है, हम पकड़ लीजिए तुरंत। हम बालू पकड़ दो, हम पहले और अब आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। हर सोमवार को प्रदर्शनी मैदान में भारी भीड़ उमड़ती है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नहीं दिखे। भीड़ में लोग भी मास्क लगाए नहीं दिखे। दुकानदार, ग्राहक, कोई भी वहां पर पहुंच रहा था बिना मास्क के। जिले में कोरोना का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद उसके लोग समझने को तैयार नहीं है, दुकानदार समझने को तैयार नहीं है। और ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हर सोमवार को प्रदर्शनी मैदान में भारी भीड़ यहां पर उमड़ती है। नहीं, अभी हमने इस बात के बारे में पता कराया है, तो हमें ये पता चला है कि मतलब जो भी उस प्रदर्शनी को लगवाने के लिए संबंधित ठेकेदार हैं या जो भी व्यवस्थापक हैं, उनको पहले से इस बात की, कोरोना जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से उनको इस बात की नोटिस दी जा चुकी है कि किस तरह से मतलब नियंत्रित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जाना है, उस मेले की व्यवस्था हो। अब ऐसा संज्ञान में आया है हाल में जहां देश में संक्रमण ना फैले, इसको लेकर पूरा देश लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। वहीं बुलंदशहर में भी ऐतिहासिक जिला प्रदर्शनी को निरस्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी बुलंदशहर के उसी प्रदर्शनी मैदान में आज भी यहाँ काफ़ी भारी संख्या में भीड़ हर हफ्ते सोमवार को आती है, क्योंकि यहाँ सोमवार को साप्ताहिक पैठ का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, अभी तक बुलंदशहर में करीब 6000 के आसपास कोरोना संक्रमित मामले निकल आए हैं। जिला प्रशासन भी अलग अलग मंचों के माध्यम से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की बार बार अपील करने के बाद भी आखिर लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं। बात करें अगर इसी साप्ताहिक पेट की, तो यहाँ कई सौ हजार लोग हर हफ्ते सोमवार को खरीदारी करने आते हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि 2 गज की दूरी का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी के साथ साथ
मास्क भी लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार और प्रशासन की नाक के नीचे ये 2 गज की दूरी का उल्लंघन खुलेआम यहाँ किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि मुख्यालय में अगर ये हाल है तो मुख्यालय से हटकर देहात के क्षेत्रों में क्या आलम होगा। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। काल में इटावा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संदीप उर्फ डैनी को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर कई थानों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। 25,000 के इनामी बदमाश को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दरवेशपुर की शिक्षिका बसका और साक्षी ने अपनी मेहनत और लगन से एक मिसाल पेश की है। बेसिक शिक्षा में हो रहे बदलाव के क्रम में एआरपी शिकारपुर डॉक्टर मनमोहन रोहिला ने आज सपोर्टिव सुपरविजन के तहत प्राथमिक विद्यालय दरवेशपुर का दौरा किया। उन्होंने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना मिशन प्रेरणा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय की दोनों अध्यापिकाओं ने छोटे छोटे प्रयासों से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में काफी बदलाव किया है। इस मौके पर एआरपी शिकारपुर ने दोनों अध्यापकों को उनकी मेहनत और लगन के लिए रामकृष्ण शीला देवी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया है। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सर्वोपरि हो और एक प्रेरक प्रदेश बने। उसके तहत हम लोग विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन में तो आते हैं। तो आज इस विद्यालय में आके हमें लगा कि दोनों ही अध्यापिकाओं ने निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा समर्पण की भावना से कार्य करते हुए एक विद्यालय में उत्कृष्ट वातावरण को तैयार किया है। तो निश्चित रूप से ये दोनों बधाई के पात्र हैं। इसमें जो है इंचार्ज प्रबंधनिका वर्खारानी तथा जो हमारी संकुल शिक्षिका हैं साक्षी, इन दोनों का बड़ा योगदान।